दोस्तों, आज की हमारी कहानी है राजवीर और सुमन के नाम। सुबह 7 बजे के करीब अचानक मेरी आँख खुल गई थी, वरना आम तौर पर मैं 10 या 11 बजे उठती थी। भूख की वजह से मैं कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन मम्मी और पापा अभी तक अपने कमरे में थे। इस वक्त मम्मी को परेशान करना मुझे कुछ गलत लगा, इसलिए चुपचाप किचन में आकर अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगी। मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता था, इसलिए मैंने चाय और ब्रेड ही बनाने का सोचा था। लेकिन उससे पहले मेरी नज़र अचानक किचन की खिड़की से मेन दरवाजे की ओर गई थी। मुझे बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी बाहर जाने नहीं दिया था, इसलिए एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने एक नज़र मम्मी के दरवाजे की ओर देखा तो वो अब भी अंदर से बंद था। मैं चाय का पानी चूल्हे पर ही रखकर बरामदे में आ गई थी। मेरी नज़रें मेन दरवाजे की ओर ही थीं। मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए मेन दरवाजे की तरफ आ गई थी। मेरा इस दरवाजे से सिर्फ इतना ही रिश्ता था कि इसी दरवाजे से पापा रात को आते थे, मुझसे मिलते और सुबह निकल जाते थे। बाहर क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों मेरी मम्मी मुझे दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होने देती थी। मेरी उम्र 19 साल हो गई थी और जब से मेरी 19वीं सालगिरह आई थी तब से तो मुझे बरामदे तक में आने की अनुमति नहीं थी। वो मुझे ज़्यादातर मेरे कमरे में ही रहने देती। वो ऐसा क्यों करती थीं? ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। काफ़ी देर तक दरवाजे को देखने के बाद अचानक ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था और उस ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए मैंने फ़ौरन अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए थे। वहां पहुंचकर मैंने अपने पैरों में चप्पल पहनी और सिर पर एक बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर किचन में जाकर गैस बंद की और घर से बाहर आ गई। साथ में कुछ पैसे भी उठा लिए ताकि अगर मुझे कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो मैं उन पैसों का इस्तेमाल करके अपना गुजारा कर सकूं। मैंने एक सहमी हुई नज़र से अपनी मम्मी के दरवाजे को देखा था और बिना पीछे मुड़े मेन दरवाजे के करीब आई थी। धीरे से दरवाज़ा खोला और अपने कदम बाहर रख लिए थे। मुझे नहीं पता था आज मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं किस तकलीफ़ से गुजरने वाली हूँ। मैं तो बस बाहर जाना चाहती थी, बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, अपनी मनमर्जी करना चाहती थी और आज वो मैंने कर लिया था। मैं हमेशा अपनी मम्मी को अपनी दुश्मन समझती आई थी। मेरी उम्र 19 साल हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे मेन दरवाजे तक नहीं आने दिया था। वजह क्या थी, मैं खुद इस वजह से आज तक अनजान थी, लेकिन शायद आज ये वजह मेरे सामने खुलकर आनी थी। बाहर आने के बाद मैंने गहरी सांस ली थी। हम जिस जगह पर रहते थे वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी। हर जगह हरियाली हरियाली फैली हुई थी। मैं इस खूबसूरती में कुछ ही पल में खो गई थी। अब मेरा रुख पार्क की ओर था। मैंने मोबाइल में पार्क वगैरह देख रखे थे, इसलिए सामने बने उसी पार्क में चली गई थी जहाँ कुछ लोग वॉक कर रहे थे और कुछ एक्सरसाइज करने में व्यस्त थे। मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गई और सब जगह एकटक होकर देखने लगी। मैंने ज़्यादा दूर जाना ठीक नहीं समझा था, क्योंकि अगर कोई ख़तरा होता तो मैं घर वापस कैसे आती। मुझे तो रास्तों का भी पता नहीं था, इसीलिए घर के करीब रहना ही मैंने बेहतर समझा था। लेकिन अचानक ही पार्क के करीब कतार में कुछ गाड़ियाँ रुकी थीं। सब लोगों ने मुड़कर उन गाड़ियों को देखा था। मैंने पहली बार एक साथ इतनी गाड़ियाँ देखी थीं। पापा के पास भी एक गाड़ी थी, लेकिन वो छोटी सी थी, जिसमें वे ऑफिस जाते थे और ऑफिस से घर आते थे। लेकिन इन गाड़ियों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं थर थर काँपते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मैं अपने कदम वापसी के लिए बढ़ा ही रही थी कि तभी उन गाड़ियों में से काफ़ी सारे वर्दीधारी गार्ड्स उतरे थे और सबसे पहले गाड़ी से एक शख्स उतरा था और जिसे देखकर एक पल के लिए मेरा दिल धड़क उठा था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा शरीर, वो किसी रियासत के शहजादे जैसा दिख रहा था। वो कदम कदम चलता हुआ मेरे करीब आ रहा था और मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसने काले रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और गले में एक मर्दाना शॉल डाली हुई थी। वो कौन था मैं नहीं जानती थी। अचानक ही वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही महंगे परफ्यूम की खुशबू मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मैं कोई भी विरोध करती या अपने कदम पीछे हटाती, उससे पहले ही मुझे अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ था और मैं एकदम ही बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई थी। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में मौजूद नहीं थी। खाली दिमाग के साथ काफ़ी देर तक मैं उस कमरे को गौर से देखती रही जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। जब धीरे धीरे मेरा दिमाग जागने लगा तो मुझे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। मैं एक झटके से उठ बैठी थी। वो कमरा काफ़ी आलीशान था। जिस बिस्तर पर मैं बैठी थी वो काफ़ी मुलायम था। कमरे में भारी पर्दे लगे हुए थे, कीमती फर्नीचर मौजूद था, ज़मीन पर कालीन बिछा हुआ था। मैं फ़ौरन अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी।
घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। मेरे मुंह से लगातार मम्मी मम्मी निकल रहा था। मैं अपनी मम्मी को आवाज़ें दे रही थी। मैं दरवाजे के पास आकर ज़ोर ज़ोर से उसे पीटने लगी और अपनी मम्मी को पुकारने लगी। मगर जो मैंने किया था उसके बाद ये सब कुछ मुझे झेलना ही था। मैं रोते रोते वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी। ये बैठे बिठाए मुझ पर क्या मुसीबत आ गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला गया था। ऐसा लगता था जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ मेरे अलावा कोई भी जिंदा नहीं है। इसीलिए डर के मारे मेरा दिल बंद होने के करीब आ गया था। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा अतीत घूम गया था। मेरी मम्मी की फ़िक्र, उनकी मेरे लिए नसीहतें, एक एक करके सब चीज़ें मेरे सामने आती जा रही थीं। मेरी मम्मी मेरे मामले में हद से ज़्यादा सेंसिटिव थीं। वो ऐसा क्यों करती थीं मुझे नहीं पता था। जब मैं 5 साल की थी उसके बाद से उन्होंने मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरे बहुत से दोस्त थे जिनके साथ पहले मैं खूब खेला करती थी, मगर मम्मी ने अब मुझे बाहर जाने से रोक दिया था। अक्सर मैं घर में रहते रहते ऊब जाती तो दरवाजे की झिरी से बाहर झांकती थी। बच्चे खेल रहे होते थे, शोर की आवाज़ें आती होती थीं, मगर मम्मी मुझे दरवाज़ा खोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती थीं। हर वक्त दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता था, मगर आज इत्तेफाक से वो ताला खुला हुआ था और आज ही मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों बर्बाद कर लिया था। जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी सहन शक्ति उस समय ख़त्म हो गई थी और मैंने ठान लिया था कि मैं बाहर जाऊंगी, दोस्तों के साथ खेलूंगी और एक अच्छे स्कूल में दाखिला लूँगी। मगर मम्मी ने मेरी एक भी नहीं सुनी थी, बल्कि जब मैं ज़्यादा जिद करने लगी तो पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था और उस दिन के बाद मैं डर गई थी और मैंने दोबारा मम्मी के सामने बाहर जाने की जिद नहीं की थी। शुरुआत के दिनों में वो मुझे छत पर जाने की इजाज़त दे देती थीं, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे छत पर भी जाने नहीं दिया जाता था। भगवान ने मुझे खूबसूरत बनाया था, दूधिया रंगत, कमर से नीचे तक बाल, हिरनी जैसी आँखें, गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होंठ। अगर कोई मुझे देख लेता तो मेरा दीवाना हो जाता, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कभी बाहर के दुनिया में आने ही नहीं दिया था। मेरे लिए एक ख़ास टीचर घर आती थी जो मुझे पढ़ा कर जाती थी। अक्सर वो मेरे हुस्न की तारीफ़ें करती थी तो मम्मी भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती और फ़ौरन बोलती, कोई इतनी भी खूबसूरत नहीं है, बस ठीक ठाक है, आपका काम पढ़ाना है, आप उस पर ध्यान दें। शुरू शुरू में वो बहुत कहती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी मेरी तारीफ़ करना बंद कर दिया था, बल्कि वो काफ़ी ठंडी हो गई थी। उनका ये ठंडा रवैया मुझे डराने लगा था। क्या ये सब करने के लिए उन्हें मम्मी ने कहा था या फिर कोई और वजह थी? मैं आज तक इस बात को जान नहीं पाई थी। कभी कभी मैं बीमार हो जाती तो मम्मी एक ख़ास डॉक्टर को बुलाती थी। वही मेरा चेकअप करते थे और दवाइयाँ देते थे। इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्टर मेरे लिए आता ही नहीं था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था। लेकिन आज इत्तेफाक से रात को जब पापा घर आए तो वो ताला लगाना भूल गए थे और मैंने आज मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी मनमानी कर ली थी और अब न जाने मैं कहाँ आकर फंस चुकी थी। मेरे शरीर में एक बार फिर गुस्सा भड़क उठा था और मैं अपनी जगह से खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। मेरी आवाज़ें गूंज रही थीं कि भगवान के लिए जो भी यहाँ मौजूद है दरवाज़ा खोल दो, मुझे बंद दरवाजे से घुटन होती है, भगवान के लिए मेरी फरियाद सुन लो। पर कोई था ही नहीं जो मेरी फरियाद सुनता। मैं रोते रोते फिर से ज़मीन पर बैठ गई थी और कब होश खो बैठी मुझे कुछ पता नहीं चला। वक्त का पहिया घूमता रहा और शाम होते होते भूख और प्यास के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी और अब तो मुझ में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि दरवाज़ा पीट कर अपने लिए मदद की गुहार लगा सकती। पर मैं लगातार अपने भगवान से दुआ कर रही थी कि मेरे लिए आसानी पैदा हो जाए। मैं इतनी कठिन ज़िंदगी जी नहीं सकती थी। मेरी माँ हमेशा मेरे आगे पीछे रहती थीं, कभी भी मुझे तकलीफ़ का सामना नहीं करने देती थीं। भूख लगती तो तुरंत मेरे आगे खाना लगा देती थीं, प्यास महसूस होती तो तुरंत पानी मिल जाता था। लेकिन अब भूख और प्यास ने मुझे निढाल कर दिया था। इस कमरे में खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मैंने हर दराज, हर अलमारी, हर चीज़ छान मारी थी कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, मगर मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। भूख की वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे। काफ़ी देर वक्त गुजर जाने के बाद अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं जो निढाल हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी फ़ौरन ही अपनी जगह से उठकर बैठ गई। आने वाले ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था और हाथ में ट्रे थी। वो सीधा मेरे पास आया और ज़मीन पर मेरे सामने वो ट्रे रखकर बाहर चला गया। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो रुका नहीं। मैं अपनी जगह से खड़ी होकर उसके पीछे कमरे से बाहर निकलती, इससे पहले ही वो एक बार फिर कमरे में दाखिल हुआ
और अब उसके हाथ में पानी का जग और गिलास था। प्यास की तेजी से मेरे हलक में कांटे से चुभ रहे थे। मैंने उससे झपटने वाले अंदाज में जग छीना और फौरन ही गिलास भरकर अपने होठों से लगा लिया। 2 गिलास पानी हलक में डालने के बाद मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई थी। मैंने उस अजनबी शख्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। मैं पानी पीने में इतनी मगन हो गई थी कि उसके जाने और आने का समय देख ही नहीं पाई थी, और अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी इंसान को हमेशा परेशान रखती है। फिलहाल के लिए मैंने सारी बातों को एक तरफ रखा और खाने को प्राथमिकता दी थी। सुबह से एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला था, इसलिए बिना किसी बात की परवाह किए मैं छोटे छोटे निवाले बनाकर अपने मुंह में डालती जा रही थी। मैंने अभी आधी रोटी ही खाई थी कि एक बार फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी नज़रें बेतहाशा दरवाजे की ओर गईं और अंदर आने वाले शख्स को देखकर मैं उसे तुरंत पहचान गई थी। ये वही इंसान था जिसकी बाहों में मैं बेहोश हुई थी। उसे दोबारा अपने सामने देखकर न जाने क्यों मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। इस बार उसके चेहरे पर न कोई मास्क था और न ही कोई काला चश्मा। उसने अब कपड़े भी बदल लिए थे। वो अब सफ़ेद शलवार कमीज में था, जिस पर उसने भूरे रंग की मर्दाना शॉल डाल रखी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। उसका यूँ पास बैठना मेरे दिल की दुनिया को हिला चुका था। मैं बिल्कुल चुप होकर नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। मैं काफ़ी डरपोक टाइप की लड़की थी। मेरी मम्मी ने कभी मुझे बाहर जाने ही नहीं दिया था, तो फिर दुनिया की चालाकी मुझ में कैसे आती। अचानक उसने मेरे लिए निवाला तोड़ा और मेरे होंठों की ओर बढ़ाया। मैं हैरान होकर उस अजनबी शख्स को देखने लगी। मैंने अभी तक खाने के लिए मुंह नहीं खोला था। उसकी इतनी मेहरबानियाँ देखकर मुझे एक पल के लिए हैरानी भी हुई थी, लेकिन चुप रहने में ही भलाई जानी। मैंने जब मुंह नहीं खोला तो वो मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, मुंह खोलो अपना, नज़र नहीं आता खाना खिला रहा हूँ तुम्हें। उसकी आवाज़ भी उसकी तरह जादू से भरी हुई थी। अचानक ही उसने मेरा मुंह अपने हाथों में लिया और जिससे तुरंत ही मेरा मुंह खुल गया। वो मुझे खाना खिलाते हुए बोला, जल्दी जल्दी खाना खाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुंह में निवाला जाते ही मैं होश की दुनिया में लौटी थी और उसकी बात मानते हुए उसके खिलाए हुए निवाले को मैं जल्दी जल्दी चबाने लगी थी। वो एक के बाद एक निवाला मेरे मुंह में डाले जा रहा था। मेरी भूख शांत हो गई थी, लेकिन मैं उसे अब और रोक नहीं पा रही थी। एक अजीब सा डर था जो उसने मेरे अंदर अपने लिए पैदा कर दिया था। हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता था और वो रिश्ता भी सिर्फ डर का था। पूरा खाना अपने हाथ से खिलाने के बाद उसने मेरी आंखों में झांका और गंभीर लहजे में बोला, मम्मी याद आ रही है ना तुम्हें? मैंने बेतहाशा सिर हिलाया। वो मुझे देखते हुए बोला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम हमेशा यहीं मेरे साथ रहोगी। मैं तुरंत बोली, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने मम्मी और पापा के पास जाना चाहती हूँ। मेरे ये कहने की देर थी कि उस अजनबी आदमी ने मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में लिया था। उसके मजबूत हाथ मेरी नाजुक कमर पर लिपटे हुए थे और उसने मुझे इतनी ज़ोर से अपने करीब भींच लिया कि मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उसकी मजबूत बाहों से निकलने के लिए मचलने लगी। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे और मैं उसके सीने पर अपने छोटे छोटे मुक्के उसके सीने पर बरसाने लगी थी, मगर उस पर कोई फ़र्क नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे मेरे हाल पर रहम आया तो एक झटके से वो मुझसे अलग हो गया था और मुझे शरारती नज़रों से देखने लगा था, जबकि मैं भी निढाल होकर ज़मीन पर गिर सी गई थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मैं कुछ कहती वो एक बार फिर से मेरे करीब हुआ और मुझे कंधों से पकड़ते हुए बोला, 19 साल तुम्हारे लिए इंतज़ार किया है, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप यहीं रहो। अगर दोबारा अपने होठों से अपने मम्मी पापा का नाम भी लिया तो याद रखना, अभी तो तुम्हारे होठों पर कब्जा किया है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पूरे बदन पर अपने प्यार की मोहर लगा दूंगा। ये कहकर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक बड़ी गहरी नज़रों से देखा था और मैं सहम कर रह गई थी। कहने लगा, तुम्हारे खूबसूरत होठों पर सिर्फ मेरा नाम आना चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा का नहीं। अगर उनका नाम तुम्हारी ज़बान पर भी आया तो तुम्हारी ये ज़बान जिससे तुम अपने मम्मी पापा का नाम लोगी, यही काट दूंगा। अभी तक तुम मेरी ताकत से जानकार नहीं हो। उसका ख़तरनाक लहजा मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा गया था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो मुझे एक झटके से छोड़कर कमरे से बाहर चला गया था, मगर इस बार उसने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। वो कौन था मैं नहीं जानती थी, बस वो आया, अपना हक मेरे ऊपर जमाया और चला गया था। मैं काफ़ी देर तक घुटनों में मुंह दिए रोती रही थी,
लगातार मम्मी और पापा को पुकारती रही, लेकिन उन्होंने नहीं आना था और वो नहीं आए। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बिस्तर के बजाय ज़मीन पर थी। शायद रात को रोते रोते ज़मीन पर ही सो गई थी। मैंने उठकर एक जम्हाई ली और इधर उधर नज़र दौड़ाई। पूरा कमरा जैसा था अब भी वैसा का वैसा ही था। शायद वो अजनबी आदमी दोबारा कमरे में नहीं आया था। मैं अपनी जगह से खड़ी होकर दरवाजे के पास आई थी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो बहुत ही आसानी से खुल गया था। यानी कि अब मुझ पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी हालत ख़राब थी, इसलिए मैं सबसे पहले बाथरूम गई। हाथ मुंह धोकर बाहर आई तो सबसे पहले मुझे अपने बिखरे हुए बालों का ध्यान आया। मैंने तुरंत ही ड्रेसिंग टेबल की ओर कदम बढ़ाए। शुक्र था वहाँ पर ब्रश मौजूद था। जल्दी जल्दी अपने बालों को सुलझाकर मैं बाहर आई थी, और जैसे ही मैंने कमरे से बाहर कदम रखा, उस आलीशान महल को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत घर पहले कभी नहीं देखा था। मैंने केवल अपना ही घर देखा था, जो 3 कमरों पर आधारित था। मैं सीढ़ियाँ उतरती ही बहुत ही खामोशी से नीचे आई थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। मैं भूख के मामले में शुरू से ही कच्ची थी, और इस वक्त भी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि किचन कहाँ है। अचानक मेरी नज़र डाइनिंग रूम पर पड़ी, और मैं कुछ सोचकर अपने कदम डाइनिंग रूम की ओर बढ़ाने लगी। लेकिन सामने मौजूद व्यक्ति को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स यहाँ मौजूद होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं मरकर भी यहाँ नहीं आती। मैं तुरंत ही वहाँ से मुड़कर अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी गंभीर आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। वो मेन कुर्सी पर ही बैठा था। कहने लगा, कहाँ जा रही हो? इधर आओ और यहाँ मेरे साथ बैठो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। मैं अपनी जगह से हिलने से इनकार कर रही थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कदम आगे बढ़ाती या उसके पास जाकर बैठती। मैं बस एक ही जगह पर बुत की तरह खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही वो मेरे करीब आया और मेरा हाथ थामकर अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बिठा चुका था, और अपने हाथ से ही नाश्ता निकाल कर देने लगा। मैं काफ़ी हैरान थी। आखिर वो कौन था मैं नहीं जानती थी, और वो मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा था। मगर धीरे धीरे मुझे ये सब अब अच्छा लगने लगा था। मैं चुपचाप नाश्ता करने के इरादे से बैठ चुकी थी, लेकिन उसका अंदाज बहुत बेबाक था। जब मैंने खाना शुरू किया तब अचानक ही उसने मेरी कुर्सी अपनी तरफ खींची थी। मैं कुछ समझती उससे पहले ही उसने मेरी कमर में अपना हाथ डाल दिया था। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया था। ऐसा लगा जैसे चींटियाँ सी रेंग रही हों। उसने प्यार भरा एक बोसा मेरे माथे पर दिया और अपने ही हाथों से निवाले तोड़ तोड़ कर मुझे खिलाने लगा। मेरा पूरा शरीर डर के मारे काँप रहा था। जैसे ही नाश्ता ख़त्म हुआ मैं उठने लगी, मगर उसने मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। हालत ऐसी थी जैसे अभी ख़त्म हो जाऊंगी। वो अपनी मर्जी करके पीछे हटा था और मेरा गुलनार चेहरा देखते हुए कहने लगा, अगर इसी तरह लाल हो जाओगी तो मामला और भी ख़राब हो जाएगा। मेरी नीयत बहक सकती है, फिर मुझे दोषी करार मत देना, क्योंकि तुम लाल चेहरे के साथ और भी खूबसूरत लगती हो। ये कहते ही वो फिर से मेरे करीब हुआ था, और मैं जल्दी से बिदक कर उसे दूर हुई थी। मैंने कहा, क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? मेरे करीब मत आया करो। तुम मेरे लिए गैर मर्द हो, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती। किस हक से तुम मेरे करीब आते हो? कहते कहते मेरी आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। वो कुछ देर तक मुझे चुपचाप खड़ा देखता रहा, लेकिन बोला कुछ नहीं, और फिर मुझे गहरी नज़रों से देखता हुआ बाहर चला गया। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरे शरीर में खून ही नहीं हो। ये शख्स मेरे साथ क्या करना चाहता था मुझे नहीं पता था। मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी। उन्होंने मुझे कितना संभाल कर रखा था, लेकिन मेरी एक गलती ने मुझे कितना बड़ा नुकसान पहुँचा दिया था। मैं वहीं बैठी हुई थी कि एक औरत भागती हुई मेरे पास आई और फ़ौरन बोली, बेगम साहिबा, बड़े साहब आपको लॉन्ज में बुला रहे हैं। आप ये दुपट्टा ले लें और मेरे साथ आ जाएं। वो मेरे सिर पर एक लाल रंग का दुपट्टा उड़ाते हुए बोली। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उसने मेरा हाथ थाम लिया था और मेरी हालत की परवाह किए बिना मुझे लॉन्ज में ले आई थी। मैंने दुपट्टे की ओर से लॉन्ज को देखा, जहाँ वही अजनबी शख्स बैठा हुआ था और उसके साथ कुछ लोग और भी थे। मुझे नौकरानी उसके बराबर में बिठाकर चली गई थी। लॉन्ज का जो माहौल बना हुआ था उसने मेरी जान निकाल कर रख दी थी, क्योंकि वहाँ तो शादी का मंडप सजा हुआ था। घबराहट के मारे मेरी जान हलक में आ गई थी, और अचानक ही उसकी गूंजती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी, पंडित जी शुरू करें। मैं फ़ौरन अपना घूंघट उठाते हुए बोली, मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगी, मुझे अपने मम्मी और पापा के पास जाना है। आप कौन हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पंडित जी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। और अचानक ही उसने मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में थाम लिया था और मेरे चेहरे पर झुकते हुए बोला, खामोश रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम इस बात के लिए राजी हो?
कि मैं बिना शादी के ही तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊं? बोलो, क्योंकि ये तो तय है कि अब तो मेरी कैद से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें नहीं पता कितने साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, और अब जब तुम मुझे मिली हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। ये बात उसने मेरे कान में सरगोशी के आलम में कही थी, और उसकी ठंडी आवाज़ मेरे पूरे शरीर में डर पैदा कर गई थी। पंडित जी ने जैसे ही शादी के मंत्र दोहराए, मुझे अपने पूरे शरीर में कपकपी महसूस हुई थी। मैं दिल ही दिल में अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी। और कहते हैं, अगर हम किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो भगवान हमें उससे मिलवा ही देता है। अचानक ही मेरे माँ बाप रोते पीटते लॉन्ज में दाखिल हुए थे, और मैं होश की दुनिया में लौटी थी। उनकी आवाज़ सुनते ही वो मुझे और भी मजबूती से अपने साथ लगा चुका था, और पंडित जी को एक बार फिर मंत्र शुरू करने का हुक्म दिया था। मेरी माँ मेरी तरफ बढ़ी थी। इससे पहले ही उस अजनबी आदमी के गार्ड्स ने मम्मी और पापा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मेरी माँ बार बार मिन्नतें कर रही थी कि मेरी बेटी मासूम है, उसके साथ ऐसा जुल्म मत करो, वो बेकसूर है, उसे कुछ नहीं पता। जबकि वो उनकी ओर ध्यान देना जरूरी ही नहीं समझ रहा था, वो सिर्फ मुझे देख रहा था। मैं उसकी पकड़ में झटपटा रही थी। मैं किसी भी तरह अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। और अचानक ही उसने अपने एक गार्ड को इशारा किया, और उस गार्ड ने अपने पास रखी बंदूक मेरे माँ बाप पर तान दी थी, और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मेरी जान निकलने के करीब हो। मेरे पास अब इस शादी को करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। मैंने फ़ौरन ही अपने सारे अधिकार उस इंसान के नाम कर दिए थे, जबकि उसने भी बहुत खुशी से मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाया था, और अचानक ही मुझे अपने सीने से लगा लिया था। मैं घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी, और न जाने मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आई कि मैंने उसे बेधड़क अपने से दूर किया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस आदमी का मैं कत्ल अपने हाथों से कर दूं, जिसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी के लिए मजबूर किया था। उसे दूर झटककर मैं अपनी मम्मी की ओर बढ़ी थी, जो अब बिल्कुल बेसुध होकर ज़मीन पर गिरी हुई थी। मैं उनके सीने से लगना चाहती थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कुछ भी न बचा हो। वो दुनिया से हार चुकी थीं। मैं रोते हुए उन्हें झंझोड़ कर बोली, मम्मी क्या हुआ, आप ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? तभी अचानक वो अजनबी आदमी जिसका नाम राजवीर था, वो मेरे करीब आया और मुझे थामते हुए बोला, माई स्वीट वाइफ, सब कुछ समझ में आ जाएगा जब मैं तुम्हें हकीकत से रूबरू कराऊंगा। फिर तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सारी ज़िंदगी इस घर में कैद क्यों रखा? तुम्हें पढ़ाई से क्यों रोका? तुम्हें दोस्तों से, दुनिया से दूर क्यों रखा? तुम्हें दुनिया के रंग क्यों नहीं दिखाए? सब कुछ समझ में आएगा। मैं उस अजनबी आदमी को बहुत गौर से देख रही थी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें शायद ये भी हकीकत मालूम नहीं होगी कि तुम उस आदमी की बेटी ही नहीं हो, बल्कि तुम मेरे पापा के दोस्त की बेटी हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता बचपन से ही तय था। तुम मेरी बचपन की पत्नी हो। तुम्हारे पापा का जब निधन हुआ था, उससे कुछ घंटे पहले उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मुझसे अस्पताल में ही करवा दिया था। हम एक गांव के सरपंच हैं। कई गांव हमारे आगे सर झुकाते हैं। तुम्हारी माँ शहर की औरत थी, और तुम्हारी माँ इस काम को अच्छा नहीं मानती थी। उसकी नज़र में हम लोग गलत करते थे। लोगों की मदद करना, उनकी सेवा करना, उनके काम आना तुम्हारी माँ की नज़र में गलत था। तुम्हारी माँ का कहना था, हम क्यों किसी के मामले में बोल रहे हैं? इस तरह दुश्मनी बढ़ती है। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, और ये शहरी औरत तुम्हारे पापा को अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर वे तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं गए। मगर भगवान ने उन्हें ज़्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रखा। बीमारी की वजह से उन्हें अपने पास बुला लिया। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, और वे तुम्हें तुम्हारी माँ के हवाले करना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जाते जाते तुम्हारा रिश्ता मुझसे करवा दिया था। मगर मौका पाकर तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर हवेली से भाग गई थी। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं न मिली। तुम्हारी दादी तुम्हारे गम में इस दुनिया से सदार गई थी। बचपन से ही मुझे बता दिया गया था कि तुम मेरी इज्जत हो। तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुकी हो, और हम ठाकुर हैं। हमारी इज्जत हमारे लिए जान से बढ़कर होती है, और वो सिर्फ हमारी ही रहती है। और फिर तय हुआ कि जब भी तुम हमें देखोगी, हम तुम्हें उठा लेंगे। इत्तेफाक से हम शहर आए थे, और हमारे आदमियों ने हमें पहले ही खबर दी थी कि तुम इस घर में रहती हो और इस घर से बाहर नहीं निकलती। मगर तुम्हारी एक बेवकूफ़ी ने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया। मैं अविश्वास से अपनी माँ को देख रही थी, जिनके हाव भाव ये बताने के लिए काफ़ी थे कि राजवीर झूठ नहीं बोल रहा था। उसने मुझे मम्मी और पापा के पास नहीं लौटाया, बल्कि हवेली ले आया था। और हवेली वालों ने जिस तरह मेरा स्वागत किया था, वो मैं कभी नहीं भूल पाई। राजवीर ने भी मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं धीरे धीरे अपने गुजरे कल को भूलने लगी थी। अब राजवीर ही मेरा सब कुछ था। मुझे उसकी चाहत पर अब अंधा भरोसा था, क्योंकि वो मेरा ख्याल किसी नाजुक गुड़िया की तरह रखता था।
वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मैं हवेली में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई थी। मम्मी और पापा की याद तो आती थी, मगर यहाँ के लोग जाने नहीं देते थे। लेकिन कहते हैं, जो व्यक्ति आपसे मोहब्बत करता है वो आपकी तकलीफ भी जान जाता है। राजवीर मुझे करीब 1 महीने बाद चुपके से मेरी माँ से मिलवाने ले गया था और आज 1 साल बाद उसी का खून यानी मेरा बेटा मेरी गोद में खेल रहा था और वो मुझे अपने सीने से लगाए अपने बेटे को प्यार से निहार रहा था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।